हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका 600 कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट है। ये है पार्ट नंबर 9 और ये लिया गया है एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर जो हुआ था आपका 2014 में, उससे ये सारे क्वेश्चंस को मैं लिया हूँ। अब ज़रा देखो, जो लोग नए हैं नहीं जानते कि त्रिगीतम फोरम क्लब है क्या, तो ये है टेलीग्राम पर एक ग्रुप। अगर आप टेलीग्राम पर सिर्फ त्रिगीतम सर्च करोगे तो दो ग्रुप आपको मिलने वाला है, त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल और त्रिगीतम फोरम क्लब। दोनों आप ज्वाइन हो सकते हो और डेली बेसिस पर यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्विजेस के। इन क्विजेस में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आप आसानी से वहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओगे। अब ज़रा बात करते हैं कि आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, अभी मैं ग्रामर की वीडियो नहीं ला रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द मतलब 2-4 दिन के अंदर स्टार्ट करूँगा और एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद मैं उसको अच्छे से कर दूंगा, टेंशन मत लो। दूसरी बात यह है कि अब से जो है ना उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट करने वाला हूँ। मतलब मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स का सीरीज़ तो है ही वो, जिसमें कंप्लीट ग्रामर की मैं बात कहाँ हूँ। उसमें क्या होगा, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको बताता हूँ, रुको, कि ग्रामर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी देखते हो आप लोग, फिल इन द ब्लैंक्स। और क्या क्या देखते हो, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है ना, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के होते हैं, कॉमन एरर के हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स ही अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो ना तो क्लोज टेस्ट भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो क्लोज टेस्ट को मैं तब करूँगा जब एक बार सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएं। चैप्टर वाइज जो मैं आर्टिकल्स करा दिया हूँ, वर्ब्स करा दिया हूँ, इस तरीके से टेंस करा दूंगा, है ना, जितने सारे चैप्टर हैं सबको करा दूंगा। एक बार आप चैप्टर वाइज पढ़ लोगे ना अच्छे से, तो क्या कर पाओगे कि इन सारे टॉपिक्स को आप इजीली हैंडल कर पाओगे। लेकिन पैटर्न में चेंजिंग क्या होने वाला है ये मैं बता दूं, वही रूल होंगे, मतलब मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स का नाम वैसे होगा, आपका सेम होगा। उसमें चेंजिंग ये होगा कि मैं साथ साथ में क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी करा दूंगा और टेस्ट को अभी थोड़ा सा स्लो करने वाला हूँ। मतलब जो ऑनलाइन टेस्ट मैं कंडक्ट कर रहा हूँ उसको स्लो कर दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन को मैं चैप्टर वाइज ही एक साथ प्रैक्टिस कर दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट जितने हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं टेस्ट देने के टाइम में। और टेस्ट में जबकि उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दे रखा हूँ, है ना, उसके बावजूद भी लोगों को प्रॉब्लम होता ही है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि चैप्टर वाइज कराते जाऊँ और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन करा दूँ और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, कॉमन एरर के बहुत सारे क्वेश्चन को मैं करा दूँ, ठीक है। तो साथ साथ में ये सारी चीज़ें भी आपकी चलती रहेंगी। और ग्रामर कंप्लीट हो जाने के बाद अगर टाइम बचता है तो क्लोज टेस्ट को सेपरेट करा दूंगा, PQRS के क्वेश्चन हैं जितने उसको भी सेपरेट करा दूंगा। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर, ये सब आपके साथ साथ चलते ही रहेंगे, ठीक। और ये जो आपका 600 का है ये सेपरेट है, अलग ही है ये, बिल्कुल कॉमन एरर। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मुझे बहुत सारे कराने हैं, जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉमन एरर के क्वेश्चन वगैरह, सब मैं अलग से एग्जाम वाइज भी करा दूंगा। तो फ्यूचर के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप लोग इससे जुड़े रह सकते हो, ठीक है। अगर मेरे से भी अच्छा कोई कंटेंट देता है आप शिफ्ट कर सकते हो दूसरे चैनल पे, ठीक। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे कि नहीं मुझसे ही पढ़ना है। अगर आपको बढ़िया लगे आप इससे पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। अब जरा बात करते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देख लो। ये है 91 नंबर। अब यहाँ आज मैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद इसके PDF भी मैं ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, ये व्हाट्सएप के ग्रुप पे, टेलीग्राम पे नहीं देता इसको, ठीक है। जो लोग प्रैक्टिस बैच के स्टूडेंट है ना, प्रैक्टिस बैच के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पे करा हुआ है, उसको टास्क दिया जाता है, टेस्ट दिया जाता है ऑनलाइन, तो इन स्टूडेंट के लिए PDF वगैरह फ्री हैं और बाकी के लिए नहीं है। इसलिए भी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। सेकेंड चीज़ ये है कि टेस्ट बनाने में मुझे पे करना होता है, फ्री का कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जब मुझे पे करने होते हैं तो मैं आप लोगों को हर चीज़ कैसे दे सकता हूँ, समझने वाली बात है ना। तो मूर्खता भरी बातें लोग करते हैं कि नहीं सर टेस्ट भी फ्री करा दो, ये करा दो। भाई कंटेंट तो फ्री दे रहा हूँ, अब क्या चाहिए। तो ज़रा देख लो ये 91 नंबर क्या है। ये है ऑल्दो वी रीच्ड हीज हाउस इन टाइम, कि यद्यपि हम लोग उसके घर टाइम पे पहुँच गए। ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, मतलब वह क्या हुआ, ही वॉज लेफ्ट मतलब वह रवाना हो चुका था एयरपोर्ट के लिए, यही कहने का मतलब है। अब एरर हम लोग ढूंढते हैं कि क्या है। यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात यहाँ पर फॉर द एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट के पहले द लगता है, कब लगता है कब नहीं लगता है, कैसे, ये मैं आर्टिकल चैप्टर में डिस्कस कर दिया हूँ। अभी यहाँ पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ देखो, ऑल्दो वी रीच्ड हीज हाउस इन टाइम, ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टेंस से रिलेटेड यहाँ पर क्या है, टेंस से रिलेटेड यहाँ पर एरर है। कैसे है देखो, यहाँ पर दो घटनाएं घटी हैं।
वी रीच्ड हीज हाउस इन टाइम, हम लोग उसके घर टाइम पे पहुंच गए। उसके बाद है कि वह जो बंदा है वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका था। ऐसा इसका मतलब कहने का है। दो पार्ट है इस सेंटेंस के, दोनों पार्ट में क्या कर दिया गया है, ही वॉज लेफ्ट, है ना, ये पैसिव में बना दिया है और वॉज का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ये है रीच्ड, मतलब V2 का प्रयोग है, वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। इससे क्या पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में रखा है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जब दो घटनाएं घटती हैं ना, पास्ट की जब दो घटनाएं घटती हैं तो जो फर्स्ट घटना घटती है, मतलब जो पहले घटना घटती है, उसको रखा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर कौन सी घटना पहले घटी है, मतलब दोनों घटनाएं तो पास्ट की हैं, लेकिन एक है पास्ट की और एक है आपका पास्ट ऑफ पास्ट की, पास्ट ऑफ पास्ट की। जैसे कैसे समझेंगे इसको, यहाँ पर है कि वह, हम लोग क्या हुए, उसके घर पहुँच गए थे। यहाँ पर बोला है कि यद्यपि हम लोग उसका घर पहुँच गए तो हम लोग क्या पाए कि वो बंदा वहाँ पर है ही नहीं, मतलब उसके घर पहुँचने से पहले ये बंदा घर को छोड़ चुका था और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका था, है ना। लीव फॉर का मतलब होता है रवाना हो जाना। तो पहले की घटना कौन सी घटी, पहले की घटना घटी है ये वाला, उसके घर छोड़ जाने का और एयरपोर्ट के लिए रवाना होने की घटना जो है, ये घटना है पास्ट ऑफ पास्ट की। तो पास्ट ऑफ पास्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। किसको यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही वॉज लेफ्ट नहीं होगा, और जो घटना बाद में घटती है उसको रखते हैं सिंपल किसमें, पास्ट टेंस में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में या फिर सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये तो सही है अपने जगह। तो यहाँ पर ही वॉज लेफ्ट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट। ठीक है, तो हैड का प्रयोग होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, जिससे पता चलता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो यहाँ पर करेक्शन क्या है, वॉज नहीं होगा, वॉज की जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैड लेफ्ट। ठीक, अब जरा आगे की बात करते हैं। देखो यहाँ पर है, इसके लिए मुझे लगता है ना कि कई बारी मैं बता चुका हूँ, पास्ट में मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट को, फिर भी आज भी देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, द लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, कि बुक का जो लास्ट का 2 चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये इसका मतलब है। तो ज़रा देखो यहाँ पर एरर क्या है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देख लो, द 2 लास्ट, तो सबसे पहली बात कि यही गलत हो जाता है। दो तरीके से इसको देखेंगे कैसे गलत हो गया। सबसे पहली बात कि 2 के पहले दा नहीं लगता, तो यही एरर है। तो लगता किसके पहले है, लास्ट के पहले लगता है। तो यहाँ पर आप कैच कर सकते थे कि लास्ट के पहले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 के पहले दे दिया है, इसलिए ये करेक्ट आपका नहीं है। दूसरे तरीके से जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये समझो ज़रा, कि जितने भी लास्ट है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, नेक्स्ट है, तो ये सारे वर्ड के पहले ही दा लगता है। और तीसरे तरीके से अगर सोचे तो इसका सीक्वेंस में गड़बड़ है। सीक्वेंस में कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं कि 1 2 3 ऐसे करके जो होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जितने भी नंबर्स होते हैं, इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल एडजेक्टिव नंबर, न्यूमेरल, है ना, ऐसे कहते हैं कार्डिनल। और आपका जो हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना, और फिर कह सकते हो नेक्स्ट, इसी में आ जाता है, लास्ट भी आता है आपका इसी में। तो इसको कहा जाता है ऑर्डिनल। क्या कहा जाता है, ऑर्डिनल कहा जाता है। इसी तरीके से आपका होता है एक नंबर सिंगल, डबल, ट्रिपल एट्सेट्रा, है ना। ये सारे वर्ड्स को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव। ध्यान देना, क्या कहते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं ना, मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव ये कहते हैं। इसको कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं, इसको ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि नंबर को दिखाते हैं। अब इसमें क्या है कि कार्डिनल आता है फर्स्ट, ऑर्डिनल आता है या फिर मल्टीप्लिकेटिव। तो ध्यान में रखना, शॉर्ट में याद रखना OCM, और ये ऑर्डिनल जो है O फॉर ऑर्डिनल, C फॉर कार्डिनल और M फॉर मल्टीप्लिकेटिव। अगर सीक्वेंस से एरर दिया जाए तो ये सीक्वेंस होना चाहिए इसमें। और यहाँ पर था क्या, पहले दे रखा है आपका कार्डिनल को, बाद में दे रखा है ऑर्डिनल को, जो कि गलत है। 2 के जगह पर लास्ट होना चाहिए और लास्ट के जगह पर 2 होना चाहिए, तब जा कर के ये करेक्ट होता। ठीक है। और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नेक्स्ट लास्ट, ये सारे जो वर्ड होते हैं इसके पहले दा का प्रयोग यूं ही
किया जाता है, ठीक है, अक्सर किया जाता है। तो इतने कुछ देखे और सीखे इसमें सीक्वेंस से रिलेटेड एरर था। और इसमें क्या बताना बाकी रह गया ना, इसमें तो और कुछ वैसा बताना नहीं है। तो ज़रा देखते हैं हम लोग आगे, है ना। तो एरर यहाँ पर क्या होना चाहिए, लास्ट यहाँ पे होना चाहिए था, सीक्वेंस से रिलेटेड, ठीक है। अब ज़रा देखो, नेक्स्ट है आपका आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी, कि लास्ट ईयर मैंने देखा हुआ है या फिर देख चुका हूँ कौन से मूवी को, दैट फिल्म को, है ना, लेकिन मुझे कुछ भी इसकी स्टोरी पता नहीं है, याद नहीं है। तो ज़रा देखो कैसे इसको हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ है आई हैव सीन, ठीक, और एक वर्ड यूज हुआ है दैट फिल्म लास्ट ईयर। लास्ट ईयर अगर आपका यहाँ पर दिया हुआ है तो मैं एरर में आपको बताया था कि आप मेन वर्ड्स को हटा करके नहीं सोच सकते। अगर आप कहोगे कि सर आप लास्ट ईयर को हटा दो तब तो ये सही हो जाएगा, आई हैव सीन, है ना, दैट फिल्म, लेकिन आप मेन वर्ड को नहीं हटा सकते, तो इसको बिल्कुल नहीं हटाना है। तो लास्ट ईयर के वजह से आपको पकड़ में आना चाहिए कि ये जो है परफेक्ट टेंस में नहीं होना चाहिए, मतलब आई हैव सीन जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये टेंस से रिलेटेड है। टेंस से रिलेटेड कैसे है ये ज़रा हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो हैव सीन के बदले यहाँ पर होना चाहिए आपका सॉ, मतलब मैं देखा था लास्ट ईयर उस फिल्म को, लेकिन कुछ भी याद नहीं है कहानी इसके बारे में, है ना। तो कैसे समझेंगे, तो ज़रा देख लो। हैव सीन का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट में दे दिया है, किस में दे दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में दे दिया है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, सॉ होना चाहिए यहाँ पे, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या शो करता है, तो आपका शो करता है पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं कि कैसे पकड़ेंगे। तो इसको ऐसे पकड़ेंगे कि जब लास्ट ईयर वर्ड यहाँ पर दिया रहे तो समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मैं वर्ड्स को लिख देता हूँ, एक बार आप लोग ध्यान दे देना कि पास्ट इंडेफिनिट है, फिर से लिख देता हूँ। तो सिंपल पास्ट टेंस जो है या फिर पास्ट इंडेफिनिट, छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सारे जो आपके टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं ना, कौन कौन से आते हैं ये मैं बता देता हूँ। तो पहली बात कि यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर कहो, लास्ट वीक कहो, लास्ट मंथ कहो, है ना, और फिर लास्ट डे कहो, लास्ट आवर कहो, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं जैसे ही देखने को मिल जाते हैं तो समझ जाना कि वहाँ पर क्या यूज़ करना है, पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है, भूलना मत। दूसरे कौन से वर्ड होते हैं, तो एस्टरडे जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, एस्टरडे एक वर्ड है, एस्टरडे भी रह गया तो आपको क्या यूज़ करना है, पास्ट इंडेफिनिट, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों में कन्फ्यूजन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में। इसी तरीके से एस्टरडे के बाद आप याद रख सकते हो अगो, अगो एक वर्ड है, अगो जैसे आप देख लेते हैं एग्जाम में, समझ जाना कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा ना कि परफेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट अगो देखते ही। इसी तरीके के वर्ड होते हैं लास्ट मोमेंट, है ना, लास्ट मोमेंट मतलब आखिरी पल। दूसरा होता है इन 1947, इस तरीके के वर्ड हो गए, इन 1990, है ना, 1990, इस तरीके के वर्ड दिए रहे पास्ट के, तो समझ जाना कि वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट, जहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। बस इतनी सी बात याद रखने हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट जो यहाँ पर दे दिया है उसके लिए भी कुछ टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानोगे तो ये मैं बता रहा हूँ, कौन कौन से वर्ड्स आएंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा एवर, है ना, एवर, नेवर, ऑलवेज, ऑलवेज, और फिर ऑफन, है ना, ऑफन, सो फार एक वर्ड होता है ना, मतलब अभी तक, ऑलरेडी मतलब पहले, ये सारे वर्ड हो गए आपके। जस्ट, जैसे अभी कहते हैं ना, जस्ट अभी मैं आया वहाँ पे, तो समझ जाना कि हैव का प्रयोग होगा, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। जस्ट हो गया, येट हो गया, है ना, लेटली बोल सकते हो, लेटली, और फिर रिसेंटली भी बोल सकते हो, ठीक है, रिसेंटली भी एक वर्ड आता है, दोनों का मतलब सेम होता है, लेटली रिसेंटली का मतलब हाल फिलहाल में जिसको कहते हैं। तो ये सारे वर्ड को देखते हुए आपको जान जाना है कि अगर टेंस में डिफ्रेंशिएट करना हो तो क्या यूज़ करोगे। ये सारे वर्ड अगर दिए हैं तो समझ जाना कि वहाँ पर मुझे कौन से टेंस रखने चाहिए, वहाँ पर रखने चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और अगर ये सारे वर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर क्या रखना होगा आपको,
प्रेजेंट परफेक्ट जो कहते हैं हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस वर्ड आपके यूज होते हैं यहाँ पे। तो समझ गए कैसे कैच करना है कैसे नहीं, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट देख लो, तो क्या एरर था यहाँ पे, फिर से बता दूं, हैव सीन के बदले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉ होना चाहिए। कैसे पकड़े, ये लास्ट ईयर वाला वर्ड को देखते हुए। एक क्वेश्चन है 94 नंबर का, यहाँ क्या कह रहा है, महात्मा गांधी रिमेन्ड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल थ्रू हिज लाइफ। क्या एरर है देखते हैं। महात्मा गांधी रिमेन्ड पास्ट का है, कोई दिक्कत नहीं। अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स है ना, एक सिद्धांत वाला व्यक्ति हैं, कोई एरर नहीं। ऑल थ्रू हिज लाइफ, ऑल थ्रू हिज लाइफ भी आपका एक फ्रेज है जो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। तो अगर आप इसको ओवरऑल देखते हो तो यहाँ पर नो एरर है, ठीक, नो एरर है, इसमें कोई एरर इसमें नहीं है। अब ज़रा बात करते हैं आगे, क्या है कि रुस्तम, मतलब एक व्यक्ति का नाम दिया है, रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर, है ना, मतलब हम लोग पिक्चर देखे, कौन कौन, रुस्तम एंड माई सेल्फ, है ना। अब यहाँ पे क्या एरर है ज़रा देखते हैं। रुस्तम एक व्यक्ति का नाम है और यहाँ पर माई सेल्फ है, तो यहाँ पर यहीं पर आपको एरर देखना है कि यहाँ माई सेल्फ नहीं होगा, क्या होना चाहिए यहाँ पर, माई सेल्फ के जगह पर आई होना चाहिए। कैसे होना चाहिए ऐसा, तो ज़रा देखो, सब्जेक्ट जो आप इस सेंटेंस, इस पूरे सेंटेंस के सॉ द पिक्चर, इस पूरे सेंटेंस के अगर आप सब्जेक्ट देखते हो तो कौन कौन है, रुस्तम एंड आई, है ना, रुस्तम एंड आई है, जो कि आप अगर देखोगे तो माई सेल्फ रहे, इट सेल्फ रहे, देम सेल्फ रहे, आवर सेल्फ रहे, ये सारे जितने भी सेल्फ वाला वर्ड होता है, इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जितने होते हैं ये सब्जेक्ट की भांति काम नहीं करते, ये काम करते हैं इन जनरल ऑब्जेक्ट की भांति काम करते हैं, है ना। और खुद के ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब खुद सब्जेक्ट भी रहेंगे और खुद ऑब्जेक्ट भी रहेंगे, इस सेंस में काम आता है, इसका यूज होता है। माई सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, इस जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं इस टाइप वाले वर्ड्स के। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, है ना, मतलब अपने एक्शन के खुद सब्जेक्ट भी रहेंगे और खुद ऑब्जेक्ट भी। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि आई कुक्ड द फूड माई सेल्फ, तो इसका मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट कौन है कुक द फूड का, आई है, और देख रहे हो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, माई सेल्फ, है ना। तो खुद ही सब्जेक्ट है और खुद ही ऑब्जेक्ट है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट की भांति काम आता है ये, कौन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, है ना, इस टाइप वाले जितने वर्ड्स होते हैं जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह आप कैसे यूज़ करोगे इसको, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, इसका जो भी नॉमिनेटिव केस के जो प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट के भांति काम करते हैं उसको देना पड़ेगा। तो माई सेल्फ का जो नॉमिनेटिव केस होता है उसका प्रोनाउन होता है आई, तो यहाँ पर आपको आई लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माई सेल्फ के जगह पर आई होगा। कहाँ एरर है पता चल गया। आगे देखते हैं क्या है। आगे दिया है अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए गए थे। अब ज़रा देखो यहाँ पर क्या एरर है, अ लॉट ऑफ मनी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सारे वर्ड्स के विषय में मैं काफ़ी पहले चर्चा भी कर चुका हूँ कि अ लॉट ऑफ रहे, लॉट्स ऑफ रहे, है ना, प्लेंटी ऑफ रहे, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, ये सारे वर्ड्स जो यूज होते हैं वो काउंटेबल नाउन और आप अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर मनी क्या है आपका, मनी है आपका अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ है अ लॉट ऑफ। मतलब यहाँ पर एरर तो बिल्कुल नहीं है ना, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है ये ज़रा देखो। अनकाउंटेबल नाउन के लिए जब भी यूज होता है ये सारे वर्ड्स, तो ये यूज होता है किसके जैसा, मच की तरह, है ना, बहुत के सेंस में। और अगर काउंटेबल नाउन की तरह यूज हो तो इसका यूज होता है मेनी की तरह। मतलब ये बता रहा है आपका क्वांटिटी, जिसको मात्रा कहते हैं, ये बता रहा है आपका क्या, संख्या, है ना, जो नंबर कहते हैं। तो ये दोनों में ये फ़र्क होता है। लेकिन आप ज़रा ध्यान देना इसमें एरर क्या है। यहाँ तक तो करेक्ट है कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है अ लॉट ऑफ, है ना, मनी के लिए तो यूज हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है ये ज़रा देखो, यहाँ पर दिया है वर, तो वर्क यहाँ पर गलत है। कैसे गलत है, तो यहाँ देखो मनी जो है क्या है आपका, मनी जो है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका हम प्लूरल तो बना नहीं सकते,
तो इसके पहले मान लिया जाए प्लूरल की भांति काम कर रहा होगा आपका अ लॉट ऑफ, है ना, बहुत सारा के सेंस में, उसके बावजूद भी आप इसको नहीं कर सकते वर, है ना। तो यहाँ पर वर की जगह यहाँ वॉज देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर की भांति काम करेगा, अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए। अगर वो प्लूरल रहता तो हम उसको लिख सकते थे प्लूरल में। जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं, अ लॉट ऑफ पेन्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रन, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ भी लिख दो। अब जरा देखो, अ लॉट ऑफ है, इसके बाद क्या है, काउंटेबल नाउन, पेन्स को तो काउंट कर सकते हैं, ये प्लूरल में है। उसके बाद क्या है, हैव बीन, तो हैव क्या है, हैज़ तो है नहीं, है ना, हैव है फिर भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो भी काउंटेबल नाउन आया वो प्लूरल में है, तो पेन्स आपका प्लूरल में है इसलिए यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन मनी तो प्लूरल नहीं है ना, तो मनी आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की भांति काम करता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं क्या, कि यहाँ पर वर नहीं वॉज होगा। ठीक, तो क्या एरर है ये भी देख लिया आप, यहाँ वर नहीं वॉज आना चाहिए। अब जरा देखते हैं आगे बोला है यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इजंट इट। अब यहाँ पर देखो, इजंट इट जैसे देखा समझ गए कि ये कैसा क्वेश्चन है ना, है ना, ये है ना पूछना चाह रहा है कि तुम मेरे पार्टी में कल आओगे, है ना। जब ये इस्तेमाल करते हो हिंदी में है ना, तो इसका यूज होता है जिसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जरा देखते हैं एक एक करके। दो बातें मैं समझाया था इससे रिलेटेड। क्या समझाया था कि क्वेश्चन टैग जो होता है उसमें ध्यान देना है कि जो मेन इसका सेंटेंस होता है, ये अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका जो आपका क्वेश्चन टैग वाला पार्ट है वो नेगेटिव में होना चाहिए। अगर ये मेन पार्ट नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है, देखो कि मेन सेंटेंस जो ये है इसमें जो भी आपका वर्ब है, तो वर्ब का टेंस क्या है, यहाँ पर विल कम है, और विल कम का टेंस क्या है, इसका टेंस है फ्यूचर। तो यहाँ भी आपका क्या होना चाहिए, जो क्वेश्चन टैग वाला पार्ट है, क्वेश्चन टैग वाले पार्ट में जो भी वर्ब है, तो कौन सा वर्ब है, इज वर्ब है ना। तो ये वर्ब भी आपका होना चाहिए सेम टेंस में, तो इसका भी फ्यूचर टेंस में होना चाहिए जो मेन सेंटेंस का वर्ब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इज है, तो इज तो आपका क्या आ गया, इज तो आपका प्रेजेंट में आ गया, तो ये तो गलत होना ही है। इसको किस में करना पड़ेगा, फ्यूचर में करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, इज के जगह आपको विल लगाना पड़ेगा, और विल नॉट अगर एक साथ हो तो उसको क्या लिखते हैं, ओंट लिखते हैं, है ना, एपोस्ट्रॉफ है एन के बाद, ओंट लिखते हैं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इजंट इट के बदले ओंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, आओगे ना, है ना, ऐसे कहेंगे इसको। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन। मतलब इकलौता बेटे के सक्सेस के ऊपर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी के मारे वो व्याकुल था, है ना। द ओल्ड मैन, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है थोड़ा सा ज़्यादा उत्तेजित के सेंस में लिया जाता है इसको, है ना, काफ़ी ज़्यादा खुश है लेकिन घबराहट के साथ है। अचानक किसी को खुशियाँ मिलती है तो घबरा जाते हैं थोड़ा सा, है ना, तो थोड़े से उतावले हैं वो खुशी के मारे। तो ज़रा देखो यहाँ पर एक चीज़ गौर करना कि ओवरवेल्म्ड के साथ आपका फोर यहाँ पर नहीं आएगा। अगर आप फिक्स प्रीपोजिशन का चैप्टर देख चुके हो, फिक्स प्रीपोजिशन जो मैं पढ़ा चुका हूँ जो वोकैबुलरी के अंदर, उसमें अगर जाओगे तो ये वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, कहाँ पे क्या लगता है ओवरवेल्म के साथ, कब क्या लगता है। ओवरवेल्म का मतलब होता है किसी को पराजित कर देना भी, है ना, किसी को कह सकते हो कि बिल्कुल ही कुचल डालने के सेंस में, हरा देने के सेंस में होता है। लेकिन वहाँ पर कौन सा आता है, जब ये पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पर ओवरवेल्म के साथ फोर आया है जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, फोर की जगह यहाँ पर होना चाहिए था बाय का यूज, ओवरवेल्म बाय जॉय, है ना। अगर आप खुशी के मारे थोड़ा सा व्याकुल हो तो उस टाइम यूज होता है ओवरवेल्म बाय जॉय। तो यहाँ पर फोर नहीं बाय का सेंस आएगा। ठीक है, वैसे भी देखते हो कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, और यहाँ पर जॉय है, जॉय जो है एक एजेंट की तरह काम करेगा। एजेंट का मतलब समझ रहे हो, जब आप पढ़ोगे क्या कहते हो इसको, पैसिव, है ना, एक्टिव पैसिव पढ़ोगे तो एक्टिव पैसिव में कहते हो ना कि जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि ही वॉज स्कोल्डेड बाय हीज टीचर, कहते हैं ऐसा, हीज टीचर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बाय टीचर, तो टीचर हिज टीचर यहाँ पर क्या हो गया, एजेंट की भांति काम किया, है ना। तो उसी सेंस में यहाँ पर जॉय काम आएगा, मतलब यूज हुआ है।
तो यहाँ पर देख रहे हो कि वहाँ पर बाय लिखे थे, तो इसी तरीके से यहाँ पर बाय यूज हुआ है विथ सेम कॉन्सेप्ट। ठीक, अब ज़रा देखो यहाँ पर 4 नहीं आना चाहिए था, बाय आना चाहिए था। अब ज़रा देखो आगे क्या है, आगे है द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मच एक्साइटिंग। मतलब हॉकी मैच जो हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। अब यहाँ पे क्या एरर है ज़रा देखो, यहाँ पे जो एरर है ये है द हॉकी मैच, बिल्कुल गलत नहीं है। द का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि एक स्पेसिफिक मैच के बारे में बात कर रहा है ना, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच था, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ भी गलत नहीं है, वॉज मच एक्साइटिंग। यहाँ पर मच का यूज नहीं होना चाहिए, मच का यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए, मच की जगह पर वेरी का यूज होना चाहिए। ठीक है, किसका यूज, वेरी का यूज। अब ज़रा देखो कैसे समझेंगे कि किसका क्या यूज होता है। तो सबसे पहली बात, ये एक्साइटिंग जो है वो किस तरह से काम आया है आपका, तो यहाँ ये यूज हुआ है, इसको कह सकते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल में पढ़ा चुका हूँ, है ना। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी वाला फॉर्म होता है। जेरेंड की तरह भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की तरह काम किया है, नाउन की तरह नहीं। नाउन की तरह काम करता तो जेरेंड कह देते हैं, यहाँ वर्ब की तरह काम किया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी वाला फॉर्म है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरी बात, एक होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। तो ज़रा देखो, आज के बाद आप लोग याद रखोगे कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला फॉर्म यूज हो तो वहाँ पर आपका यूज होता है क्या, वहाँ पर यूज होता है वेरी। वहाँ पर क्या यूज होता है, वेरी वाला वर्ड यूज होता है। अगर अधिक के सेंस में यूज करना हो कोई वर्ड को तो यहाँ पर वेरी का यूज़ करोगे। और अगर पास्ट पार्टिसिपल अगर यहाँ पर रहता क्या, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ तो ज़रा देखो क्या होगा। आप कह सकते हो इसको आई हैव सीन अ मच ड्रंकन, है ना, ड्रंकन मैन। मतलब हम देख चुके हैं किसको, एक बहुत ही पियक्कड़ व्यक्ति को। तो यहाँ पर देखो ड्रंकन क्या है, वर्ब का क्या है, ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तब जाकर के इसके पहले हम लोग यूज करेंगे मच का। ठीक है, तो अगर ये आईएनजी वाला फॉर्म रहे प्रेजेंट पार्टिसिपल तो यहाँ पर यूज करेंगे वेरी का, और अगर यहाँ पर यूज रहे वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूज करेंगे मच का प्रयोग। ठीक, तो मत भूलना इस चीज़ को। फिर नेक्स्ट देख लो, मतलब मच नहीं वेरी होगा। क्यों होगा वेरी, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले यूज करते हैं वेरी वर्ड को, और मच यूज जो किया जाता है ये वाला, ये यूज किया जाता है पास्ट पार्टिसिपल के पहले, मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले। नेक्स्ट देखो, आखिरी क्वेश्चन है आज का, ये है हीज कंपोजिशन इज इन्फीरियर देन माइन। मतलब जो वो कंपोजिशन कर रखा है, कंपोजिशन मतलब जो भी आप कह सकते हो कि कंपोजिशन का मतलब एक तरह से होता है म्यूजिक को जैसे कंपोज करते हैं ना लोग, उसके बारे में बता रहा है कि मेरे से क्या है, बिल्कुल ही इन्फीरियर है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मतलब इन्फीरियर मतलब मेरे से घटिया है। यहाँ पर दैन का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पर टू का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसके साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं जब कंपेयर किया जाता है, दैन का प्रयोग नहीं। तो कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे सीनियर हो गया, है ना, जूनियर हो गया, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये खुद इन्फीरियर है। सुपीरियर भी बोल सकते हो, इसका उल्टा सुपीरियर। और दूसरे वर्ड्स होते हैं आपके प्रायर, है ना, प्रायर 8 ऐसे होते हैं, याद कर सकते हो। फिर होता है एंटेरियर, फिर होता है आपका पोस्टेरियर। तो ये सारे जो वर्ड होते हैं इसके साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ पहले भी जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते तो लिख सकते हैं इसको। तो आज हम लोग 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए, पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग क्या करो, मस्ती से ऐसे पढ़ाई करते रहो, जब जब टाइम मिलेगा आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे कंटेंट को लाता रहूँगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। ठीक है, तो चलिए बहुत कुछ सीखा आज के क्लास में, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।